आप बाय कैलकुलेटर जो हो रहा है वो काम कैलकुलेटर से कर लीजिए, ठीक है ना। अब सर मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को दिया है पेपर के अंदर, ठीक है, और जो कि काय स्क्वायर का सवाल था, और उसको देख लेते हैं कि सर ये 5 मार्क्स का सवाल है। अब देखो 5 मार्क्स का सवाल है और जो मैंने नेसेसरी वर्किंग है वो मैंने शो करनी पड़ेगी अपने पास, ठीक हो गया। आइए सर देखते हैं क्या लिखा हुआ सवाल के अंदर। देखो बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि a random samples of 395 pupils were surveyed and each person was asked to report the highest एजुकेशन लेवल दे ऑब्टेन, ठीक है, मतलब 395 लोगों को सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने कितनी कितनी एजुकेशन अपने पास ऑब्टेन करी है। द डेटा हैज रिजल्टेड फ्रॉम द सर्वे इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो कहना चाह रहा है फीमेल से पूछा गया, 201 फीमेल से पूछा, तो 201 फीमेल में से 60 ने हाई स्कूल कंप्लीट किया हुआ है, 54 ने बैचलर्स किया हुआ है, 46 ने मास्टर्स किया हुआ है, 41 ने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सर मेल टोटल जो सर्वे हुए वो 194 थे मेल। मेल जो है अपने पास 40 थे जिन्होंने हाई स्कूल सिर्फ किया था, 54 हैं जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स किया है, 53 लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया और 57 लोग हैं जिन्होंने पीएचडी किया अपने पास, ठीक है ना। टोटल हाई स्कूल जो सर्वे किया हुआ है मेल फीमेल मिला के वो 100 लोग के हैं, बैचलर्स 98, मास्टर्स 99, पीएचडी 98, और सबका टोटल आ रहा है 395 का। अब सर मुझे एक बात ये बताओ कि ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है या टेस्ट फॉर एसोसिएशन है या टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस है। देखो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर आपको कंटिजेंसी टेबल के अंदर डेटा गिवन नहीं होता है, मतलब रॉज और कॉलम के हिसाब से डेटा डेटा डिवाइड हुआ हुआ नहीं मिलता है। अगर आपको सवाल के अंदर रॉज और कॉलम के हिसाब से डेटा डिवाइडेड मिलता है, मतलब कंटिजेंसी टेबल आपको गिवन होता है, इसका मतलब आप टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और सवाल की आखिरी रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं, गिवन द डेटा कलेक्टेड अबव, पूछ रहा है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द जेंडर्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट दे हैव ऑब्टेन। तो कहना चाह रहा है क्या इन बेसिस के ऊपर मैं ये बता सकता हूँ कि जेंडर जो है वो एसोसिएटेड है, एजुकेशन लेवल जो है एसोसिएटेड है विद देयर जेंडर्स, ठीक है। तो सर इस केस के अंदर सबसे पहले मैं अपना बात एच नॉट कंस्ट्रक्ट करूंगा। एच नॉट हम क्या बनाएंगे कि देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन, या इंडिपेंडेंट ही बोल सकते हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड देयर एजुकेशन लेवल। और सर चूंकि हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है एसोसिएशन की, तो मैं लिख लेता हूं कि देयर इज एसोसिएशन, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन genders and their education level। अच्छा देखो एक बात बच्चे को काफी टाइम से मैं एड्रेस करता आ रहा हूँ व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट पे, मैसेजेस के ऊपर, कि सर हम एच नॉट क्या लें, एच ए क्या लें। मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस कर चुके, एक आखिरी दफा दोबारा बता रहा हूँ। देखो हमेशा अगर हम पॉपुलेशन कोई क्लेम करता है, कोई बहुत पॉपुलेशन की क्लेम की है, ठीक है ना, सो हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन का क्लेम एच नॉट में लिखेंगे और उस क्लेम का अपोजिट एच ए के अंदर लिखेंगे। आई ना बात समझ में। लेकिन सर अगर कोई बात सैंपल बोल रहा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, या सैंपल बोलता है कि पॉपुलेशन का मीन 15 से बड़ा है, तो सैंपल की बोली हुई बात रिगार्डिंग पॉपुलेशन हम क्या करेंगे, अपने पास एच ए में लिखेंगे और उसका अपोजिट एच नॉट में लिखेंगे। आई बात समझ में। मतलब अगर कोई बात सैंपल क्लेम करता है तो उसको मैं एच ए में लिखूंगा। अच्छा सैंपल पॉपुलेशन के बारे में ही क्लेम कर रहा है, लेकिन चूंकि सैंपल्स क्लेम कर रहा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इटसेल्फ क्लेम नहीं कर रहा अपने बारे में, सैंपल्स क्लेम कर रहा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो सैंपल्स की बोली हुई बात पॉपुलेशन के बारे में एच ए में आएगी और उसका अपोजिट एच नॉट में लिखूंगा। जैसे कि सवाल में यहाँ पर हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी थी कि जेंडर्स और एजुकेशन लेवल के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। सो हमने क्या लिखा, एच नॉट में लिखा नो एसोसिएशन, मतलब रिलेशनशिप नहीं है। क्यों नहीं ले भाई, देखो ये सैंपल्स हमने कवर करे ना,
ये 395 जो हमने लोगों को सर्वे किया तो सैंपल्स तो क्या मैं पूरे कंट्री का या पूरे मेल और फीमेल को कंसिडर कर लिया? मैंने नहीं कर लिया। इसका मतलब सैंपल की बोली बात रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो सैंपल की टेस्टिंग रिगार्डिंग पॉपुलेशन तो मैं कहाँ लिखूंगा? एच ए में लिखूंगा। देखो मैंने एच ए में लिख दिया इस बात को और उसके अपोजिट एच नॉट बना लिया अपने पास, ठीक है ना। अब सर बात ये आती है कि हमने परफॉर्म कैसे करनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सवाल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो मेरे पास ऑब्जर्व डेटा होती हैं। तो सर अगर मैं ऑब्जर्व वैल्यूज को लिस्ट डाउन करता हूं तो मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं 60, 40, 54, 44, 46, 53, 51 एंड मेरा भाई 57। ठीक है सर, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? ये वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं 60, 40, 54, 44, 46, 53, 41, 57। ठीक है, ये सारा ऑब्जर्व डेटा तो जो मैंने इसको एक कॉलम में लिस्ट डाउन कर दिया। अब सर मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का बेटा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई बाय रो का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, सो अगर 60 वाली हम पहली टर्म ले रहे हैं तो 60 का जो रॉ का टोटल है वो क्या है? 201। और 60 के कॉलम का टोटल क्या है? 100। सो 201 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 395। ठीक है ना। तो ये कर देंगे कि 201 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 395। तो आने वाली वैल्यू आपके पास डेसिमल में आ रही होगी तो उसको राउंड ऑफ कर लेना, 51 कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर सर 40 वाली देखते हैं। तो अब 40 के रॉ का टोटल क्या है? 195 और कॉलम का टोटल 100 ही है। सो ये जाएगा 195, 194, 194 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 395। सो आपके पास जो वैल्यू बनती होगी वो 49 बनती होगी। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद अगर हम 54 लेते हैं, सो 54 की जो रॉ का टोटल है वो 201 है, कॉलम का टोटल 98 है, मतलब 201 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 395। तो ये जाएगा 201 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 395। कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा बेटा तो आने वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आती होगी 50। सिमिलरली सर मेरा भाई अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, तो नेक्स्ट 44 वाली देख रहे हैं। अब 44 का जो रॉ का टोटल है वो क्या है? 194 का। 44 का जो कॉलम का टोटल है वो क्या है? 98 का। सो 194 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 194 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 395। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हमारे पास आता होगा वो आता होगा 48। ठीक है ना। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज को भी अपने पास फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सर सीन क्या हो रहा है कि हमने 46 के बारे में वैल्यू निकालनी थी। तो 46 ये रहा, 46 का रॉ का टोटल था 201 का, 46 का कॉलम का टोटल था 99 का। तो 201 इंटू 99 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 395। तो ये जाएगा 201 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय 395। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 46 की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती होगी 50। फिर सर इसके बाद आ जाएगा 194 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय 395। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आती होगी 194 मल्टीप्लाई बाय 99। सो 53 वाली क्या आएगी? 49। ठीक है। फिर सर सिमिलरली अपने पास हम करेंगे कि 201 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 395। ठीक है ना। सो इसका जो आंसर आने वाला होगा वो क्या आने वाला होगा? 50 का। फिर सर 194 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 395। सो इसका आंसर आएगा कितना बेटा? 48 का। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पास एक्सपेक्टेड डेटा भी आ गया और ऑब्जर्व डेटा तो सवाल में गिवन नहीं था। अब हमने कॉलम बनाना पड़ेगा अपने पास, दैट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि 51 माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 51, सो आने वाली जो वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी वो आएगी 1.588। आप लोग कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सेकेंड वैल्यू आएगी 1.653 की। थर्ड वैल्यू आएगी मेरे पास 0.32 की। फिर आएगी 0.333 की। फिर आएगी 0.32। फिर आएगी 0.3265। ठीक है ना बेटा।
फिर इसके बाद आएगी मेरे पास 1.62, फिर आएगी मेरे पास 1.6875। तो दोस्तों अगर आप इसको ऐड करेंगे अपने पास, अगर आप इसको ऐड करिएगा तो आने वाली जो वैल्यू आपका आंसर बनता होगा वो बनता होगा 7.848 का। ठीक है, अब हम सर क्या करें, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। ये मेरी आ गई काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। उसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि काय स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू बेटा मेरे पास बनी है वो बन गई है 7.848 की। अब काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू तो आ गई, अब मैंने इसको कंपेयर कराना पड़ेगा अपनी किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। सो टेबुलेटेड वैल्यू के लिए अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ बेटा आपके सामने, और ये एरिया ऑफ रिजेक्शन है इसके अंदर। सर तो एरिया ऑफ रिजेक्शन के लिए अल्फा यूज करते हैं, अल्फा गिवन था 0.05 का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास आता है रॉ -1 और कॉलम -1 करके, याद है ना सर। तो रॉ कितनी है, दो रॉस थी, मेल की और फीमेल की, तो 2 -1 करूंगा 1 आएगा, मतलब रॉ -1 की जगह क्या आएगा 1। और कॉलम कॉलम कितने थे, 4 कॉलम्स थे सर। कहाँ थे जरा दिखा भी दीजिए, 4 कॉलम थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो 4 कॉलम थे, 4 -1 करूंगा क्या आएगा 3, तो ये जाएगा 3 × 1 दैट इज 3। सो सर टेबल में आते हैं, और टेबल में आने के बाद अपने पास ये कट ऑफ पॉइंट ढूंढते हैं कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और अल्फा 0.05 में क्या वैल्यू आती है। तो टेबल आपके सामने ये आ रहा होगा, अल्फा देख सकते हैं 0.05 ये रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ये रहा, तो अपने पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 7.815। ठीक है ना। वापस अपने पास आते हैं, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है 7.815 वो ये कट ऑफ पॉइंट है। मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ फॉल करती है सर, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही है इसके जस्ट बिल्कुल बराबर में 7.848 के अंदर। इसका मतलब एरिया ऑफ रिजेक्शन में फॉल करती है। दैट मीन्स के सर मैं अपने पास स्टेटमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पर कि कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और कंक्लूजन में लिखते हैं कि वी फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, we fail to accept null hypothesis, therefore we concluded that there is association between genders and their education level। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट कोट कर देंगे, यहाँ पे 5 मार्क्स मुझे पूरे मिल गए। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ हमारे पास ये डिस्कशन हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज हमने 2 MCQs डिस्कस करें जो कि मॉक में आए हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी और दिन मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।